नमस्कार, बात किताबों की एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। उसके पीछे कारण ये है कि अब तक जो हमने बातें की किताबों के ऊपर या फिर जिन ऑथर्स से हम मिले, वो अधिकतर फिक्शन से डील कर रहे थे। कविताएं या फिर कहानियां, ये सब चीज़ें उनकी किताबों में ज़्यादा थी। लेकिन आज जिस हम किताब की चर्चा करेंगे और जिन ऑथर से हम बात करेंगे, उनका काम शोध-परक बहुत है, बहुत शोध करके लिखा गया काम है और आज के समाज में मुझे लगता है उस तरह के काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुनीता ठाकुर से। नमस्ते नमस्कार। मैडम, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जब पढ़ रहा था आपकी ये किताब, स्त्री यौनिकता के सामाजिक संदर्भ, तो ये बात मैं कबूल करना चाहूँगा मैम कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हुँ, हुँ। कि जो इसमें चीज़ें लिखी गई थी, एक होता है ना कि आपको कोई आईना दिखा दे, तो उसमें आईना झूठ नहीं बोलता। तो ये किताब ऐसा लग रहा पढ़ कर के ऐसा लग रहा था कि आईना दिखाया जा रहा है। घर में बहनों को देखा बढ़ते हुए या फिर हुँ। आस-पास की महिलाओं को देखता हूँ। हालाँकि परिवार में सोच खुली रही, मुझे जो लगता, लेकिन फिर भी सामाजिक ताने-बाने ने कुछ ऐसा रचा है पूरा ढाँचा कि भेदभाव एंड ऑल ये दिखता है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ बार-बार कचोट रही थी कि आपके अंदर ये प्रेरणा, क्योंकि ये जैसे ही हम इस बात पे आते हैं स्त्री यौनिकता, तो लोग बगले झाँकने लगते हैं। और आपका समय और मतलब उस समय तो इंडिया में भी तो हम बात भी कर लेते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा टैबू सब्जेक्ट बन जाता है, हुँ। एक पुरुष के लिए भी। तो कहाँ से मैडम आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रही हैं? और वो भी इतने मतलब रिसर्च के तौर पे? देखिए, मैं खुद एक साहित्य की शोधार्थी रही हूँ हुँ, हुँ। और एक औरत होने के नाते ज़िंदगी ने बहुत अनुभव दिए हैं ऐसे। तो जब ज़िंदगी अनुभव देती है और जब आपका काम भी उसी तरीके के अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है, तो ये पकड़ आ जाती है। तो मैं पिछले 30 साल से एक महिला संस्था है, हुँ, जागोरी नाम की, जिसमें मैं एज़ अ काउंसलर, एज़ अ हुँ, हुँ, लीगल एडवाइज़र काम कर रही हूँ। और डायरेक्ट महिलाओं के साथ में प्रत्यक्ष रूप हुँ, से हुँ, उनकी सहायता का काम करते हैं, हुँ, हुँ, काउंसलिंग का काम करते हैं। उन उन काम के अनुभवों से वो समझ धीरे-धीरे पुख्ता हुई कि जो मैंने झेला है वो मैं अकेली नहीं। मेरे साथ में मेरे जैसी हज़ारों लाखों औरतें हैं जो ये सब झेल रही हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अगर आप बात नहीं करोगे तो उस पे चुप्पी टूटने वाली नहीं है और उसमें बदलाव आने वाला नहीं है। तो ये एक मूल भावना थी जो मुझे लगा कि इसके बारे में बात किया जाना चाहिए। और दूसरा, मुझे हमेशा से बचपन से ये देखकर लगता था कि मतलब लड़कियों को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। शादी, बच्ची पैदा होती है तो उसको शादी के लिए तैयार कर रहे हैं कि तेरे ससुराल में ऐसा होगा, तू ऐसा करेगा। मुझे याद है हम जब खाना खाने बैठते थे ना, मैं ढेर सारा सलाद लेके बैठती थी और मेरी माँ बोलती थी ससुराल में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं कैसा पहनूँ, मैं कैसा खाऊँ, मैं कैसे चलूँ, ये सब इस बात से तय होता था कि शादी के बाद क्या होने वाला है। हुँ। मुझे बहुत सारा काम ज़िंदगी में अपना लिखने-विखने का, आगे पढ़ने का, कविताएँ बोलने का मंच मिले, लेकिन इसलिए रोक दिया गया कि अपने घर जाके करना। तो ये जो औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह इस तरह तैयार करना कि एक तो वो उसका शरीर और उसकी आत्मा सिर्फ़ एक शादी नाम के स्ट्रक्चर के लिए है। और फिर वो शादी एक अलग तरीके का हुँ। पूरा ढाँचा है हुँ, जिसमें हुँ। औरतों का यौनिक शोषण होता है। ये मेरा अनुभव है या किसी और का अनुभव है, ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी होता है कि ये अनुभव हैं और ये ऐसे अनुभव हैं कि जो महिलाएँ बोल नहीं पा रही हैं सदियों से। जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ आपके। और मैं जब एमबीए कर रहा था मैम, मतलब मेरा जो चल रहा था एमबीए जब, तो हमारे क्लास में लड़कियाँ थी काफ़ी। और जो एचआर जो हमें पढ़ाती थी मैम, उन्होंने एक बार ऐसे सवाल किया था कि अच्छा लड़कियों से कि तुम लोग एमबीए क्यों कर रही हो ये बताओ? हुँ, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि सच में कुछ करने के लिए कर रहे हो या फिर इसलिए क्योंकि अच्छा लड़का वही तुम्हें मिल जाए? मिल जाए। और उस बात को तकरीबन 10 साल हो चुके लगभग। तो मुझे लगता है मैम सच में, आज मैं अपने साथ में जितनी भी लड़कियाँ थी हुँ, एमबीए की हुँ, हुई, हुँ, सच में सबने शादी कर ली है और सब एक मोस्ट ऑफ देम आर हाउसवाइफ्स नाउ। हुँ।
तो मुझे लगता है कि सच में आयरनी है कि अ, अभी के समय में भी इतनी बातें होती हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि शादी के लिए लड़कियों को तैयार किया जाता है, ये क्या लगता है आपको चेंज आया है अभी कुछ? मुझे तो लगता है कि आप लोगों से जैसे बातें होती है तो चेंज नहीं लगता है कि उस हिसाब से आया, क्योंकि लड़कियों ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को शायद। देखिए, व्यवस्था को ना हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है। लड़कियों ने क्या, पुरुषों ने क्या, कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो व्यवस्था को एक्सेप्ट करके बैठा है। और जो उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टारगेट हो रहे हैं। और मतलब मैं आपको यहाँ एक अनुभव बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड होती थी और मेरी एक कज़न है, दोनों के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड थी, वो जूडो कराटे स्पेशलिस्ट थी, ठीक है? ब्लैक बेल्ट। उसकी शादी नहीं हो रही थी और वो मुझे सालों बाद जब मेरा पीएचडी भी हो गया था, तब वो मुझे कभी मिली थी डीयू में और मैंने उससे ऐसे ही हम लोग बातें किए और तो उसने बोला मेरी तो शादी नहीं हो रही है। क्यों? कह रहे कि जो भी आता है देखने के लिए वो छोड़ के चला जाता है कि ब्लैक बेल्ट है। अभी मतलब कुछ साल पहले का मेरा अनुभव, मेरी कज़न वो लॉयर है और उसकी शादी नहीं हो रही थी और बहुत टफ हो रहा था उसके लिए लाइफ में पार्टनर ढूँढना जस्ट बिकॉज़ वो लॉयर है। तो लड़कियों के लिए उनका पूरा का पूरा वजूद, उनका काम, उनकी पर्सनैलिटी, उनका जीवन का रहन-सहन, उनका सौंदर्य, सब इस बात से तय होता है कि वो शादी के ढांचे में फिट बैठेंगी या नहीं। और यही कारण है कि आज भी माँ-बाप ना लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, लेकिन अंतिम पढ़ाई उनकी शादी की है। इस बात को वो स्वीकार करके बैठे हैं और इसमें बदलाव, शादी के ढांचे को तोड़ने के बारे में हम कितना कामयाब हुए हैं ये मैं नहीं अभी कमेंट करूँगी, इस पे काम करना बाकी है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि शादी के ढांचों में परिवर्तन तो आ रहा है। वो ढांचा नहीं टूट रहा है, बट उस ढांचे में परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन। जो एक ट्रेडिशनल मैरिज स्ट्रक्चर्स थे, वो अब थोड़े बदलने शुरू हुए हैं। विद इन द मैरिज स्ट्रक्चर और उस मैरिज स्ट्रक्चर का रूप बदलना। तो जो पहले हेटेरोसेक्सुअलिटी पे टिकी हुई, औरत मर्द के रिश्ते पे टिकी हुई हम्म। शादियाँ थी, आज उनसे बियॉन्ड भी शादियाँ जी हो जी रही हैं। जी। तो समाज में बदलाव आ रहा है, सोच बदल रही है, बट सेक्सुअलिटी को लेकर जो एक इंसानी सोच होनी चाहिए, जो एक मानवीय सोच होना चाहिए कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात मैं हमेशा कहती हूँ, हम्म। चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है, चाहे ट्रांस पर्सन्स हैं, हर व्यक्ति की सेक्सुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एन्जॉय करना चाहता है, कैसे अपने एक्सप्लोर करना चाहता है, कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहता है। उसको जब आप पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में बाँधते हो तब वो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बारे में ये किताब हम्म। बहुत गहराई से बात बहुत करती गहराई है। से बात करती है। और जैसे मैडम मैंने कहा कि आपने कहा कि जब कोई आवाज उठाता है तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, और ये टॉपिक बड़ा ही संवेदनशील है। मैं इस पे एक छोटा सा कंटेक्स्ट, अगला सवाल जो है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे लड़कियां, मेरे एक एक्स कलीग ने कामासूत्रा नाम से एक ब्रांड है जो डिओड्रेंट भी बनाती है। हुँ, अब उसका ऐड आया तो उन्होंने पूछा अपने पापा से कि कामासूत्रा क्या होता है। हुँ, और वो बहुत जवान लड़की, हुँ, 25 के लगभग की उम्र थी उसकी, उसने बोला कि मेरे पापा ने मुझे फिर डांटना शुरू कर दिया हुँ, कि क्यों, तुम्हें क्या, ये तुम्हें सब क्यों क्या, दिखता है? मतलब ये सब तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है, अपने काम से काम रखा वेरी करो। ट्रू। और बॉर्न एंड बॉटअप वो दिल्ली, शी इज अ वेरी मॉडर्न गर्ल। तो अभी के समय में भी इतनी ज्यादा इसके ऊपर, तो आपको तो बहुत विरोध सहना पड़ा होगा जब आप इस क्षेत्र में काम करने निकले होंगे। विरोध ज्यादा था या समर्थन ज्यादा था जब मुझे आपने? लग रहा है कि चुप्पी ज़्यादा थी। चुप्पी ज्यादा ना थी। विरोध ज़्यादा था, ना समर्थन ज़्यादा था। विरोध और समर्थन तब होता है जब लोग उस बारे में बोलते हैं और सुनते हैं। कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन कोई चुप्पी क्या विरोध का प्रतीक नहीं थी? मैं कहूँगी किसी हद तक नहीं थी क्योंकि महिलाएँ और पुरुष और परिवार उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं।
और उनको लगता है कि ये ऐसा विषय ही नहीं है। ये मेरा नितांत पर्सनल निजी मुद्दा है और इस बारे में किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कामसूत्र लिखने वाले ने यौनिकता को लेके बातें लिख दी हों, लेकिन वो यौनिकता के बाद, शादी के बाद होनी चाहिए। हम्म, ना? कामसूत्र के बारे में अपनी यौनिकता को लेकर जो भी आपको एक्सप्लोर करना है, वो आप शादी से पहले नहीं करो। शादी से पहले करोगे, तो इच्छाएँ जागेंगी। इच्छाएँ जागेंगी, तो आप कहीं आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो प्रेम संबंध होगा। प्रेम संबंध होगा तो आप शादी के बारे में सोचेंगे और व्यवस्था तो कहती ही नहीं है कि प्रेम से शादी करो। हमारे यहाँ के तो हम्म, कृष्ण जी को राधा से शादी करने की अनुमति नहीं मिली। जी 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 जी। मैंने यहाँ पे जब आपकी किताब पढ़ रहा था तो आपने इस चीज के ऊपर काफी अच्छा लिखा है कि तो आपको लगता है कि हमारे देश के कंटेक्स्ट में माइथोलॉजी ने सेक्सुअलिटी या फिर पेट्रियार्की इन सब चीजों को बहुत ज्यादा गवर्न किया है? देखो, एक तो ना सुधांशु जी, मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम जिनको हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं, वो माइथोलॉजी नहीं है, पहली बात। दे आर द हिस्टोरिकल बुक्स, अपने समय के साक्ष्य हैं वो। हमने उन्हें माइथोलॉजी इस रूप में स्वीकार कर लिया क्योंकि वो हिंदुत्व को बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि वो अपने समय के सामाजिक ग्रंथ हैं, जिन्हें किन्हीं राइटर्स ने लिखा है और उस समय की सच्चाइयों को पैट्रियार्कल नॉर्म्स के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोल रही होती हूँ कि मैंने कभी अगर धर्म को लेकर, धर्म का विश्लेषण अगर कोई करने बैठे औरतों की नज़र से, तो उसका रूप ही कुछ और होगा। क्योंकि औरतों ने तो कभी धर्म के बारे में लिखा ही नहीं। औरतों को तो सोचना ही नहीं पड़ा, सोचने ही नहीं जी दिया गया। जी जी जी। और ग्रंथ लिखे उन्होंने जो पुरुष थे। पुरुष थे। पुरुष वो थे जिनका पूरा सारे संसाधनों पर, सब चीज़ों पर अधिकार था। उन्हीं के पास ज्ञान के भंडार थे, वो ही राजाओं के दरबार में थे। तो उन्होंने अपने समय के राजाओं के उसी सच को लिखा जो उनको समझ में आया और जो उस समय की व्यवस्था के अनुसार सही था। तो उस रूप में वो साक्ष्य हैं अपने समय के। बट वो माइथोलॉजी क्या होते हैं? मिथ से माइथोलॉजी मिथ्स, बड़ा है। जी जी जी। तो दे आर नॉट मिथ्स, दे आर रियलिटीज। और वो पैट्रियार्कल सिस्टम की इतनी हार्श रियलिटीज है कि हम सब उसको अपने अंदर आत्मसात करके बैठे हैं हाँ। और कोई उसको बदलने के बारे में सोचता ही नहीं है। हम्म। जैसे ही आप उसके बारे में मुंह खोलते हो, झंडे बुलंद हो जाते हैं। जी जी जी। और वो वहाँ पे है सेक्सुअलिटी। जो हिंदू ग्रंथ से मुस्लिम ग्रंथ, आप कुरान को उठा के देख लीजिए, आप हिंदू ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, आप क्रिश्चियन ग्रंथों को उठा के देख लीजिए। आप मुझे बताइए, किस एडम की पसली से हव्वा का जन्म होता है? हम्म, मतलब जी जी इंसान का, देवता का जन्म तो एक ही ट्रैक से हो रहा है ना, औरत के शरीर जी से ही। जी जी। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो तो बिल्कुल बिल्कुल। अपवित्र हो गई, उसकी माहवारी तो जी अपवित्र हो गई जी। और वो पवित्र हो गया। तो ये भी मैंने इस बुक में लिखा है। तो इन ग्रंथों ने औरतों को वही सिखाया जो इनके लिए ज़रूरी था और उपयोगी था। और इन्होंने बड़ी शातिरपंथी के साथ पुरुषों को देवता और राजा बना दिया और औरतों को गुलामी, जिसके बारे में शब कभी हम लंबे दौर में लंबे कभी दौर दोबारा में, जी, बैठेंगे मैं तो जब बात पढ़ कर रहा था तो सकते हैं। आपने एक मौलाना के साथ भी एक एनकाउंटर का डायलॉग जिक्र की बात किया है की कि थी। वो नाखून के हाँ, बराबर भी हाँ, नहीं नजर पड़े, तो आपने क्वेश्चन किया था हाँ। कि मैंने बोला मैं ना उनको कि आप मुझे बताइए, मैं स्लीवलेस, यहाँ जी जी स्लीवलेस पहन के जी बैठी जी हूँ जी आपके साथ, आपके साथ बात कर रही हूँ, आपका हम्म, धर्म नहीं भ्रष्ट हो रहा है, जी जी जी। तो आपके आपने, पास कोई मॉरलिटी नहीं लागू होती जी आपके ऊपर। जी जी और वो जी, चुप हो गए थे। बिल्कुल, मैंने ये प्रकरण आपकी किताब में जब पढ़ा तो वही आपने जब जिक्र किया तो मुझे वो ध्यान आया। तो और दूसरी गहरी बात, सच में मैं अभी जब सोच रहा हूँ तो मुझे भी याद नहीं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ शायद नहीं लिखा गया जो स्त्री ने लिखा है। नहीं, और सारे ग्रंथ वही है। जी। और सारे ग्रंथों को आप उठा के देख लीजिए। सारे ग्रंथ औरतों जितने को भी हैं। ऐसा होना चाहिए, औरतों को पतिव्रता होना चाहिए, पुरुषों की ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, दासी होना चाहिए, पति जी। की सेवा करनी चाहिए। पति की सेवा का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यौनिक सेवा करो आप, मुँह मत जी, खोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है गांधारी, उनके पति
वो नेत्रहीन थे तो उसने पट्टी बांध ली कि किसी ने तो सोचा ही नहीं, गांधारी जी जैसी इतनी विवेकपूर्ण स्त्री का आप किसी अंधे व्यक्ति के साथ। मैं हम्म, ये नहीं कह रही कि जी जी मतलब किसी की योग्यता किसी की आंखें ना होने से कम हो जाती है, हम्म, बट किसी की योग्यता जो डिफरेंट होती है उसके साथ आप डिफरेंट व्यक्ति को कैसे बांध सकते हो जी बिना उसकी मर्जी लिए। और सबकॉन्शियस में ये डाल दिया गया कि वो गुण है, अगर उसने पति के हिसाब से अगर वो आजकल इंस्टा पे बहुत चल रहा है, एक आगे बहस चल रही है, एक एआई का कुछ वीडियो भी है, मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था, तो हम लोग के घर में भी बात होती है इन चीज़ों को लेके। तो बेटा बोल रहा, सुनो मम्मी देखो ये क्या कह रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि महाभारत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सत्यवती से हुई थी, कि सत्यवती ने उससे अपने बेटे के लिए अधिकार मांग लिया। कौन था वो जो भी राजा था, शांतनु शांतनु, मैं कब से नाम याद कर रही हूँ। शांतनु को उन्होंने उससे वो मांग लिया अपने बेटे का हक। हम्म, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। मैंने कहा बेटा इसकी जड़ कहाँ पे है। पुरुष की वासना एक स्त्री पर आई और उस स्त्री से उसने जबरन प्रेम प्रस्ताव रखा। अब चूंकि वो राजा है और ये मछुआरे की लड़की, तो वो कैसे मना कर देगी। तो उसने अपनी संतान के हक की बात कर ली, तो कौन सा गुनाह कर दी। जी जी तो महाभारत की जड़ औरत नहीं है। पूरी महाभारत पर लोग यही बोलते हैं, द्रौपदी का प्रसंग देके, गांधारी का प्रसंग देके, आपका ये सत्यवती का प्रसंग दे, जी कुंती का प्रसंग देखे। पर सच में अगर आप जी जड़ हो तो पूरी महाभारत पैट्रियार्कल नॉर्म्स को बिल्कुल सिद्ध करती है भाई, जी उन पर सवाल भी उठाती है। सवाल भी उठाती है। मैं महासमर पढ़ रहा था, नरेंद्र कौली जी ने लिखी है, तो मुझे पढ़ के तो काफी अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने खत्म की पूरी महासमर तो मैंने अपने मित्र से यही कहा था कि उस पूरे 8 खंड है महासमर के, 7 या 8 खंड है, उसमें कहीं भी एक जगह भी फीमेल पर्सपेक्टिव है ही नहीं। है ही नहीं। महाभारत के ऊपर भी लिखी गई चीजों का नरेंद्र कोहली काफी आगे के राइटर हैं, मतलब उनका लिटरेचर का वो मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भी ढूंढता रह गया कि उनके पर्सपेक्टिव से मैं सच्ची बताऊं ना, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली ना, मुझे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है अब ब्रेन में ना, जैसे मैंने विमल में तो पूरा चाट मारा, आगे चाट मारा, ये जी नरेंद्र कोहली जी को चाट मारा, मुक्ति बोध, क्योंकि लिटरेचर के बंदे थे। जी आप पढ़ने के अलावा अपने जमाने में कोई काम नहीं होता था। जी। नहीं, लेकिन मैं सच में मैं उस समय होता मेरे है, अंदर हाँ ये सही सवाल बात आया है। कि मैंने दोस्त से पूछा कि यार फीमेल पर्सपेक्टिव से इसमें एक भी बात नहीं है, और ये भी जैसे कि शादी करके आए कि बांट लो हाँ, आपस में, और उसने बांट लिया, पांचों लड़की के बारे में नहीं वही सोचा, आप उसको बता अब दिया आप कि कह दोगे वो तो कुंती की ज़बान से निकला था, माता का परम वचन था। अरे! जी 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 जी। अच्छा मैं हमारे जैसे कंट्री के कंटेक्स्ट में अगर देखें, जैसे आपने कहा सेक्सुअल ऑटोनॉमी, तो इस चीज़ पे हालांकि मेरा भी ज़्यादा मतलब मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन हम जब अपने कंट्री को देखते हैं और बाहर की कंट्री को देखते हैं, तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी को हमें कैसे देखना चाहिए इन ब्रॉडर एस्पेक्ट, क्योंकि जैसे वहाँ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गई यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेक्सुअल ऑटोनॉमी की वजह से, और गलत गलत चीज़ें भी हुई हैं। हुई हैं, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी रेलेवेंट नहीं होते हैं सेक्सुअल ऑटोनॉमी, हुँ, हुँ। लोग बहुत गलत गलत चैनल्स पे चले जाते हैं। तो कैसे हमें समझना चाहिए, क्या हर कंट्री के लिए अलग होगा सेक्सुअल ऑटोनॉमी का कंटेक्स्ट, हुँ, या कंट्री, क्योंकि अगर मैं कंसेंट की बात करूं तो एज ऑफ कंसेंट भी अलग अलग हुँ, कंट्रीज में अलग अलग है, हुँ। तो कैसे देखना चाहिए हमें सेक्सुअल ऑटोनॉमी को, क्या कंट्री के हिसाब से सोचना चाहिए, कल्चर के हिसाब से सोचना चाहिए, या इंडिविजुअल के तौर पे सोचना चाहिए। मुझे लगता है इंडिविजुअल के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री और कोई भी कल्चर इंडिविजुअल से मिलकर बनती है। 4 लोग मिलकर एक ही व्यवहार को जब बार-बार, बार-बार लगातार करते रहते हैं, सालों तक वो समुदाय का चलता रहे, वो संस्कृति बनती है। संस्कृति अपने आप में कहीं से कुछ नहीं है, हम ही बनाते हैं संस्कृति। तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी मेरे लिए जो मायने रखता है, वो वर्ड वो इस रूप में है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, या कोई भी इंसान जो औरत मर्द के खाँचे में आप नहीं फिट पा रहे हो जिसको, जेंडर्ड उससे, तो वो अपनी यौनिकता को जिस भी रूप में देखना चाहता है, जिस भी रूप में स्वीकार करना चाहता है, जिस भी रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, वो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है।
सेक्स तो हम्म बहुत बाद की चीज है। सेक्स तो उसकी एक चरम अभिव्यक्ति है और परिणति है। उससे पहले 1000 चीजें हैं। हम्म इसीलिए मैं इस बुक में भी मैंने ये बात बार-बार लिखी है कि औरतों के लिए यौनिकता जो है वो 10 चीजें पहले आती हैं, उसके बाद सेक्स आता है। पुरुषों के लिए सेक्स पहले आता है, 10 चीजें बाद में आती हैं। हम्म और शादी के ढांचे में सारी जंग इसी बात की है। तो हम्म सेक्सुअल ऑटोनॉमी की अगर हम वहाँ पे बात करें ढांचे में भी, तो क्या है कि दोनों के बीच में आपसी य सहमति और समझ इतनी पुख्ता हो कि दोनों एक-दूसरे के रज़ामंदी और इच्छा और सहमति को बिना कहे समझ लें, हम्म बिना कहे। तब तो है मज़ा ज़िंदगी का, अदरवाइज़ क्या रखा है? जैसे मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, अमेरिका में जैसे डेटिंग एप्स अभी रिसेंटली बहुत सारे पॉपुलर, पहले तो सिर्फ उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक बम्बल आ गया, लेकिन बहुत फेमस एक डेटिंग ऐप था, अभी मेरे दिमाग से निकल गया है। उसी तरह से कई सारे, जैसे ग्रिंडर है तो वो हाँ, सिर्फ होमोसेक्सुअल्स के लिए हाँ, आया। हाँ। उसी तरीके से अभी एक रिसेंटली लॉन्च हुआ था जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए था, हुँ, है मतलब अमेरिका में, और उसके सब्सक्रिप्शंस बहुत तेजी से बढ़े, हुँ, और इंडिया में भी उसके सब्सक्रिप्शंस बहुत तेजी से जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हुँ, और उसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली के, मतलब जो यूज़र्स हैं, हुँ, जब स्टेट हुँ, वाइज़ आंकड़ा निकाला गया तो हुँ, दिल्ली के यूज़र्स उसमें सबसे ज़्यादा। हुँ, तो जो ढांचा हमारे रहा है परिवार का, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लोग स्वीकृति उस वे में हुँ, दे रहे हैं कि पब्लिकली अब वो हुँ, जा रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हुँ, दे हैव गॉट ऑल द डिटेल्स ऑफ आवर हुँ, हुँ, हुँ। एवरीथिंग। तो कैसे इस चीज को मैं देखूं, या हमें देखना चाहिए, ये इसको हम सभ्यता मतलब विकास देखें, या फिर इसमें फ्रस्ट्रेशन देखें, छटपटाहट देखें, कैसे देखें इस चीज को? सुधांशु मैं बताऊँ आपको, मुझे लगता है कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी टकराव, कोई भी असंतोष तब जन्म लेता है जहाँ पर विश्वास टूटता है। अगर वो आपसी सहमति से आपसी आपसी जानकारी के साथ हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड का कहीं पे अफेयर चल रहा है। विदेशों में इन चीज़ों को लेके क्यों नहीं कोई झगड़े हो रहे हैं, है ना? जहाँ पे ये जो राम जी का एक पतिव्रत और एक पत्नी व्रत वाला सिद्धांत है, जहाँ पर आपसी रिश्तों में ये सिद्धांत आता है कि ना मैं किसी से सकूँ, ना तुम किसी से रखो, और हम दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। वहाँ पर अगर विश्वास टूटता है तो ये असंतोष और विद्रोह जन्म लेता है। लेकिन जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है, तो वहाँ पे झगड़े नहीं हो रहे हैं। अब रह गया हमारा हिंदुस्तान का कल्चर। हिंदुस्तान का कल्चर एक पत्नी व्रत पर टिका हुआ है, हम्म एक पतिव्रत पर टिका हुआ है। पूरी पैट्रियार्की एक पतिव्रत पे टिकी हुई है। पितृसत्ता का गठन ही नहीं होता अगर एक पतिव्रत का सिद्धांत ना होता तो। और एक पत्नी व्रत तो हमारे ग्रंथ हमको सुझाते हैं। तो अब क्या है कि जहाँ इस तरीके के सांस्कृतिक धार्मिक सिद्धांतों को लेके जनता चलती है और उसको लेके पोसती है बच्चों को, वहाँ पर ये समझ लिया जाता है कि ऐसा तो चलेगा नहीं, अगर मेरा पति ने किसी से संबंध रखा हो, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये हमारे उस कल्चर का नतीजा है। हम्म मैं उसे सही नहीं कह रही, मैं उसे गलत नहीं हम्म कह हम्म रही। हम्म हम्म सही इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो व्यक्ति को सही नहीं लग रहा उन संबंधों में जो है। गलत इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कई बार महिलाएँ क्योंकि वो ग्रंथ उनको सिखा रहे हैं, महिलाएँ खुद स्वीकार करने पे मजबूर हो जाती हैं उन चीज़ों को। और महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं है, सीधी-सीधी बात ये है। उनको पता है मेरा पति, हमारे पास कितने ही केसेज़ आ रहे होते हैं। उनको पता है कि पति का किसी से अफ़ेयर है, तो कर भी क्या सकते हैं। तो कानून क्या बोलता है? अब डीवी एक्ट जो कानून आया उसमें तो उन्होंने बोल ही दिया कि भई ठीक है, किसी से अफ़ेयर है, लिव इन रिलेशनशिप जायज़ है। उन्होंने बोला लिव इन रिलेशनशिप जायज़ है अगर महिला शादी जैसे संबंधों में किसी पुरुष के साथ रहती है। अब उसका इंटरप्रिटेशन समाज ने क्या निकाल लिया,
औरत या मर्द किसी के साथ भी शादी जैसे रिश्तों में रह सकता है, वेदर ही इज मैरिड और नॉट, ही और शी इज मैरिड और नॉट। तो वहाँ लिव इन रिलेशनशिप एक्सेप्टेड हो गया। अब क्या हुआ कि जिन लोगों को पता है, जो स्वीकार करके बैठे हैं, वहाँ पे सब चल रहा है। जो स्वीकार नहीं कर रहे, जो धर्म और संस्कृति और समाज की व्यवस्था को अपने अपने जीवन का धर्म बना के बैठे हैं, वो उससे हर्ट हो रहे हैं। और कानून भी यही बोल रहा है कि ठीक है आप रखो, लेकिन अगर आप भरण पोषण दे सकते हो तो दे दो, आप 10 शादियां कर लो। ठीक है आपने कर ली, अब दूसरे अपनी पहली बीवी को भरण पोषण दे दो। कानून को उससे मतलब है, सेंटिमेंट से, यौनिक कंट्रोल से, यौनिक ऑटोनॉमी से, सेक्सुअल ऑटोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब वो वाली चीजें। नहीं। जी। हमें जैसे अगर मैं कहूँ कि यंगर जनरेशन से हम इस टॉपिक को चाहें कि वो समझे बेहतर तरीके से, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्कूल से, परिवार से, या खुद शुरुआत करनी चाहिए? लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को मैं कह रहा हूँ, स्त्री यौनिकता को समझने, या फिर मुझे लगता है लड़के भी दे आर अ विक्टिम ऑफ दिस एंटायर मतलब सिस्टम, क्योंकि उनके अंदर भी इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है चीज़ों को लेकर के, सेक्सुअल चीज़ों को लेकर के, मस्कुलिनिटी को प्रूफ करने के लिए भी बहुत लोग इस तरह की चीज़ें कर बैठते हैं, जो अला फला चीज़ें, जैसे ईव टीजिंग पे ऊपर आपका बिल्कुल एक बिल्कुल। स्पेशल है। तो मुझे लगता है कि कहाँ से शुरुआत करें? स्कूल में शुरुआत होनी चाहिए, परिवार से ही शुरुआत होनी चाहिए? किस तरीके से हम एक मोरल बिल्ड कर सकते हैं, वो वाला मोरल कि लविंग योरसेल्फ वाली जो चीज़ होती है, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है देखिए, स्कूल तो डेफिनेटली सेक्स एजुकेशन स्कूलों में बहुत कंपलसरी है, वो होनी चाहिए। क्योंकि सारी सारी जो दुविधा और सारा जो छिपाव दुराव कहाँ से आता है? जब व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में नहीं आती। जो चीज़ पर्दे में होगी, उसी के प्रति जिज्ञासा होगी। हुँ, जिसको समझने नहीं दिया जाएगा, उसी के प्रति विद्रोह आएगा और आदमी उसको एक्सप्लोर करेगा। ये ह्यूमन नेचर है। हमको जो करने से रोका जाता है, हम वही करते हैं। तो यौनिकता को आप जितना पर्दों में रखोगे, उतना ही वो और ज़्यादा दुविधाएँ पैदा दुविधा। करेगी, शंकाएँ पैदा करेगी और उसमें तरह-तरह के प्रयोग आएँगे। जी, आप यौनिकता पे जितना खुल के परिवार में बात कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। और और बच्चा अपना शरीर समझेगा, समझ जाएगा, तो उसे ये भी समझ में आएगा कि क्या करने से क्या होता है। हुँ, जैसे कि आजकल की जनरेशन को 8th 9th आते-आते शरीर के स्ट्रक्चर और जी, 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 सेक्सुअल इंटरकोर्स और इनके बारे में पढ़ाने लगते हैं, जी। है ना? तो उनके लिए वो ओपन चीज़ है। माहवारी के लिए पता चल जाता है कि हाँ भई, एक हमारा ज़माना था जब हमारी माएँ बोलती थी ये कपड़ा ऐसे सुखाओ कि किसी को नज़र भी ना आए, हुँ, और हमें लगता था हमारे अंदर ऐसी क्या अछूतता पैदा हो गई है जो सबसे छुप के रहना है, छुपा के रहना है। ज़रूरत क्या जी। है उसकी? जो चीज़ ईश्वर ने शरीर में दी है, उसको आप पहले से ही समझा के रखो, जी, जी, जी। तो शंकाएँ आएँगी ही नहीं, दुविधाएँ आएँगी ही नहीं। दुविधाएँ आएँगी, जी, जी। लेकिन जैसे आप जैसे बता रही हैं, मैं भी अपने एज ग्रुप में, अपने यंगर जनरेशन में देखता हूँ अभी भी। अभी रिसेंटली हमारी एक महिला से बात हुई, वो भी एक एनजीओ चलाती हैं, और उनके स्कूल में एक बच्ची ने मतलब एडमिशन, मतलब वो ड्रॉप आउट के कैटेगरी में चली गई। पता नहीं चल रहा था कि उसके रीज़न क्या है। हुँ, जब उनसे बिठा के पूछा गया तो उस बच्चे ने बताया कि वो बैग में वो ले जाती थी सैनिटरी पैड, और वो टीचर मेल होता था। वो हुँ, उसको कहता था कि बैग में क्या रखा है दिखाओ, हुँ, और उसको और इंसल्ट फ़ील होती थी। इंसल्ट फ़ील होती थी। तो उसने बोला कि मैडम इतना मुझे अजीब लगता था क्लास में कि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। टीचर को पकड़ा कि नहीं? अ, मतलब वही, अब है मैं ना? क्या ही बोलूँ बच्ची कि ने स्कूल जाना हाँ, छोड़ दिया, बच्चे जो ये है स्कूल रिज़ल्ट जाना, हुआ। जी, लेकिन रिज़ल्ट ये टीचर से पूछा कि नहीं, ये जी। तो बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें मुझे जो लगता है आपकी बातों से, क्योंकि बच्ची को भी ये टैबू लग रहा है। हुँ, मेरी एक्स कलीग मेरे एज ग्रुप में, और वो ऐसे बैग से कुछ निकाल रही थी, तो बहुत फ्रेंडली था मैं, हम दोनों आपस में। तो मैंने बोला क्या निकाल रहे हो, मुझे दिखाओ।
तो मुझे लगा कि कुछ नॉर्मल सी चीज़ होगी, तो उसने वो छिपा रही है। तो मैंने बोला, अरे यार क्या छिपा रहा है ऐसे? मुझे लगा कुछ खाने वाने। तो इतना हेजिटेट कर रही थी वो, क्योंकि वो सैनिटरी पैड था। उसमें ऐसे क्या ही क्या चीज़ ही है? था, वही ना। अगर तो वो बोल देती, ये एंड शी जुड़ा वाज हुआ एन है, इंजीनियर बाय एजुकेशन। जुड़ा हुआ है ना, दिमाग में वो परवरिश से घुसा हुआ है। जी। और अगर ये हम बचपन से सिखाने लगेंगे कि कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। जी, जी। आपकी दूसरी किताब जो मैडम आज हम जिस पे बात करने आए थे, विधान, संविधान और महिलाएं, तो लगता है आपको, जितना शोध आपने किया है, कि हमारे संविधान में या लॉ ने महिलाओं को उस तरह से एम्पावर किया है अपने कंट्री में, या उसमें कमी है, या हमें समझने में कमी है कि हमें अधिकार दिए गए हैं और हम जान नहीं रहे? मुझे लगता है कानून ने तो बहुत एम्पावर किया है। हमारा कानून दुनिया के बेस्ट कानूनों में से एक है। हमारा संविधान दुनिया का बेहतरीन संविधान है। कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग उसको बुरा भी कहते हैं, पर ठीक है भाई, लोगों का अपना ओपिनियन। पर पर्सनली मैं इन 2 बातों को बहुत शिद्दत से बिलीव करती हूँ। फिर भी महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि एक तो सामाजिक विधान, इसका टाइटल ही उसी विधान, तरह है। जी, विधान से सामाजिक विधान, पितृसत्तात्मक विधान, पितृसत्ता। समाज व्यवस्था महिलाओं को इस तरह से स्ट्रक्चर में बांधे हुए है कि उनको उसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। कि वो जानकारी होते हुए भी जागरूक नहीं होती है, कि वो जागरूक होते हुए भी उसका लाभ उठाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाती है। और अगर वो लाभ उठाने की हिम्मत भी करती है तो उनको सपोर्ट नहीं मिलती है। तो पूरा विधान ऐसे तंत्र की तरह काम करता है। और संविधान हमें पूरे अधिकार दे रहा है। संविधान कह रहा है आप इक्वली आधी आबादी हो, आपको पूरा नागरिक अधिकार है, आपको मौलिक अधिकार है, आपको ये है, इंसानी अधिकार भी। हमारी सरकार सीडों पे साइन करती है जाकर। कितनी मानवीय संधियों पर साइन हस्ताक्षर करती है, अनुमोद करती है उनका। लेकिन वास्तव में क्या है? जो धर्म, संस्कृति, समाज व्यवस्था, इसके नाम पर हम काम कर रहे हैं, इसके नाम पर हम बंधे हुए हैं, वहाँ पर महिलाओं को कि वो नागरिक अधिकार, वो संवैधानिक और मौलिक अधिकार, वो उनके मानवीय अधिकार सब धराशायी हो रहे हैं। क्योंकि पूरा सिस्टम महिलाओं को उसका लाभ उठाने के लिए, उन अधिकारों को क्लेम करने के लिए आज़ादी दे ही नहीं रहा है। और महिलाएँ जहाँ पर आज़ादी लेना चाहती हैं, वहाँ पर उन्हें रोक दिया जाता है। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आज। मेरी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मौके हुए जहाँ मैंने अपने अधिकारों को क्लेम करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और एक मतलब संपत्ति का अधिकार, हैं? लॉ तो बोल रहा है कि आपको बराबर का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 का जो वर्डिक्ट दे दिया कि 2005 से महिलाओं को पूरा अधिकार होगा संपत्ति में बराबर का, है ना? तो जी, ऐसे जी। वर्डिक्ट्स, ऐसे कानून हमारे पास हैं, पर हम में से कितनी महिलाएँ हैं जो उसको क्लेम कर पाती हैं? अवेयरनेस नहीं है उस मामले में। नहीं, अवेयरनेस भी है, मुझे अवेयरनेस है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं महिलाओं को सिखाती हूँ। मगर मैं जब उसको क्लेम करने के लिए मैंने मैंने बोला कि अच्छा, मेरी बहन को बोला मैंने कहा देखो, तुम्हारे मेरा भाई जो है, अगर वो तुम्हारी भी इज़्ज़त नहीं करेगा, तुमको भी मौका नहीं देगा, मेरी ना करे मुझे चलेगा, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं भई, हुँ, मैं तो सिस्टम के हिसाब से हूँ ही नहीं। तो मेरे जैसी औरतों का तो कुछ भी हो तो ठीक है भई, चलेगा। मैं तो स्वीकार करके बैठी हूँ। मेरी बड़ी बहन वो इतनी सीधी है कि वो कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। तो मैंने बोला बहन बहन को, छोटी वाली को, मैंने कहा तेरे साथ किसी भी दिन किया ना तो तू मुझे बता दियो, नहीं तो मैं तो 1 मिनट में टाँग दूँगी। तो कहती करेगी क्या? करना क्या है? तेरा एक ही बेटा है, करना क्या है? तेरे पास बहुत है, बहन क्या करेगी? तो आप कहाँ पे रुक गए कि मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी में खलल ना हो। हुँ। तो आज भी महिलाओं की ज़िंदगी में अपने अधिकारों को का दावा करने, उनको क्लेम करने के लिए हज़ारों बंदिशें हैं, हज़ारों रुकावटें, हज़ारों शर्तें हैं। और हम औरतें जब जब कुछ लेने की बात आती है ना, तो हक और संबंधों में से कुछ चुनना होता है, तो हम संबंधों को चुन लेती हैं। और हक और सर्वाइवल में से किसी को चुनना होता है, तो हम सर्वाइवल को चुन लेते हैं, जी, जी, जी। क्योंकि हमें बिल्कुल। वही सिखाया गया है। हुँ। तो ये पड़ताल जो है पूरे सिस्टम की, इस किताब में उस तरह जी, से और रखने की मुझे कोशिश है। लगता है कि
अभी मैं जितने यंगर जनरेशन से ही बात करता हूँ, वो आपने जो बात कही कि वो संबंधों को चुन लेती, हवाला दे देती हैं कि माँ पिताजी के लिए करना पड़ता है या हस्बैंड के लिए करना पड़ता है या फिर बाद में कि पुत्र के लिए करना पड़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बिल्कुल इसलिए मैं जब आपसे मैंने बात शुरू की थी तो मैंने बोला कि ये आईना दिखाती है ये किताब, दोनों ही किताब है और पढ़ना मुश्किल होगा उसके लिए, एक पुरुष के लिए भी, हाँ। क्योंकि ये आईना दिखा रही है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं एक ट्रांस एक्टिविस्ट ही उनको कहूँगा, उनसे मेरी बात हो रही थी और जेंडर के ऊपर थी, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जब मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं तो वो भी दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बोला कि ऐसे लोग तो गाँव में भी होंगे, हुँ, तो उनके लिए संस्था है क्या? हुँ, उनके लिए कोई काम कर रहा है क्या? तो वो निरुत्तर हो गए और हुँ। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उधर तो काम नहीं हो रहा है। अम, तो जो मैं सेक्सुअल ऑटोनॉमी की बात हम करें या फिर जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब इन इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, और जैसे अवेयरनेस, जो लॉ के बारे में अवेयरनेस है, तो मैडम लगता है क्या बहुत बड़ा गैप है? क्योंकि बहुत इंडिया ज़्यादा है। में हम बहुत शहरों में काम भी किया जाना बाकी है। बाकी है और हम कैसे उन लोग, क्योंकि असली शोषण तो हर जगह हो रहा है, हुँ। लेकिन वहाँ जो शोषण हो रहा है, जिन उन महिलाओं को सोचने की ही आज़ादी नहीं दे रही है, बोलने की तो खैर बात की बात। तो हम कैसे ये ब्रिज कर सकते हैं गैप? कोई है तरीका? देखिए, इसमें आपने 2-3 बातें बोली हैं। तो पहली बात तो ये है कि ग्रास रूट्स पर गाँव में या रिमोट एरियाज़ में ऐसे संगठन या नेटवर्क्स हैं कि नहीं हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं है, ऐसा नहीं है। हैं, सीमित हैं लेकिन हैं। और जो लोग ऐसे हैं ऐसी यौनिकता को लेके एक्सप्लोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी सोच है, वो लोग उन नेटवर्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो हताश होने की स्थिति नहीं है। और पहली बात ये है कि मैं किसी भी नेटवर्क के साथ जुड़ूँ, उससे पहले ज़रूरी है कि मैं अपने साथ जुड़ूँ। हुँ, मैं जी। ही अपने अंदर अगर ये मानूँगा या मानूँगी या मानेंगे, जो भी आप अपने को अ, अपनी आइडेंटिटी घोषित करना चाहते हैं, अपना प्रोनाउंस, आप कुछ भी करें, पर आप अपने आप को एज़ अ ह्यूमन बीइंग और एज़ अ सेक्सुअल ऑटोनॉमी वाला पर्सन मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मानना ज़रूरी है। जब तक आप ये मानेंगे कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तब तक आप हुँ, खुद अपने आप को समेट के रखेंगे। नेटवर्क तो हैं, जी। जुड़ सकते हो आप उनसे। आप मुझसे कभी भी बात करेंगे, मैं उन नेटवर्क्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने आप में से इस गिल्ट से बाहर निकलें। हुँ, और रह गई इस गैप को पाटने की बात, तो ये गैप पाटने का काम हम ऐसे व्यक्तियों के साथ में सवाल उठाना शुरू करें, जो व्यक्ति की यौनिकता को औरत और मर्द के बीच में बाँध के देखते हैं। बाँध के देखते हम सवाल उठाएँ। अगर कोई मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मुझे मैं रास्ते में मर्दाना कपड़े मैं, हैं। सुनीता ठाकुर, मैं मर्दाना कपड़े पहन के घूमती हूँ, तो लोग उसको नज़र उठा के देखेंगे, हाँ, बोल्ड है। लेकिन एक पुरुष अगर औरताना कपड़े स्टाइल अपना के चलता है, तो लोग उसका मज़ाक बनाएँगे और वो भी अपने आप को उतना ही मज़ाक का मुद्दा बनने देने के लिए इग्नोर करेगा, हँसेगा या स्टाइल अपनाएगा। आप सवाल करिए ना, भाई आपको मेरे अंदर ऐसा क्या अजीब लग रहा है, हुँ, जिसके लिए आप मुझे मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? तो मैं अभी मतलब मेरे मन में ये बात चल रही है बहुत समय से कि व्यक्ति की लैंगिकता, व्यक्ति का जेंडर कैसे उसकी योग्यता और काबिलियत का वाचक हो सकता है? हुँ, एक औरत के पास योनि है, एक मर्द के पास लिंग है, सिर्फ़ इस आधार पे क्या उनकी योग्यता आप तय कर सकते हो? बिल्कुल, कितनी संकीर्ण सोच है बहुत और संगीन, पूरा जी, सिस्टम उस पे टिका है। जी, बिल्कुल। क्यों नहीं हम
क्यों नहीं नॉर्मली हम उन व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करते हैं, क्यों नहीं अपने जीवन में हम उनको मौके देते हैं, जी, जी, बिल्कुल। और क्यों नहीं वो खुद क्लेम करते हैं। वो खुद क्लेम नहीं करते, इसमें इसमें मेरे को कोई वो दुविधा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी को पहले देखता है। तो वही बात है कि सर्वाइवल और अधिकार में से एक चीज़ चुननी है तो सर्वाइवल चुनेगा हर कोई, और सर्वाइवल के लिए कोई भी कभी भी कुछ भी करेगा। तो वो जो कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन चुप्पी तो कहीं न कहीं हमने को तोड़नी पड़ेगी। तोड़नी पड़ेगी। जी, जी, पहले तो हम खुद को ही सँभालें। खुद। जी, मैडम मैं तो इस पे ना जाने कितनी बातें हो जाएँ हुँ। और सुबह से शाम या रात हो जाए लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, और मुझे तो लगता है कि इतने ही देर में मैं तो काफ़ी एनरिच हुआ आपकी बातों से। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी टीम के साथ कि हम लोग कुछ ऐसे सीरीज़ ला सकें, ठीक है। क्योंकि इस सिलसिले में इतना अंधेरा है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में लेकर के बहुत बहुत काम बात है। किया जाना और बाकी है। उसको एक इंटरव्यू के दायरे में, चाहे मैं इस किताब की बात करूं या फिर जो जिस पे आपका शोध है, उसको एक इंटरव्यू में तो समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना भी टाइम आपने दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी टीम की तरफ से कि हम लोग फिर से मिले और एक बिल्कुल, पूरी अच्छी बिल्कुल, डिस्कशन और एक अच्छे बिल्कुल। फॉर्मेट के साथ मिले। जी, बहुत बहुत जी। शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो